हाँ कल संडे है। कल आपका जो क्वार्टर टेस्ट कल है? हाँ जी सर, वो सर अब्दुल्ला से पूछा था, वो तो कल ही कह रहे थे। अभी वैसे एलएमएस पे अपलोड तो हुए नहीं लेक्चर, उधर लिखा हुआ नो एक्टिविटी, तो पता नहीं कल अपलोड होते हैं भी या नहीं होते। बट सर अब्दुल्ला ने कहा था 11 को होंगे, तो ऑब्वियस सी बात होंगे ही। चलें देख सर लेंगे। सर वो कौन सा टेस्ट होता है? क्वार्टर वो टेस्ट मेरा ख्याल कह रहे हैं जी सर क्वार्टर। उसमें वो आपके 2 से 3 यूनिट्स का वो कंबाइंड टेस्ट होगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन था वो एक स्फीयर है, ठीक है, उसकी सरफेस पे चार्ज है, उसका जो रेडियस है वो कितना था मुझे बताइएगा, मैंने खुद से बनाया था। इसके 2 जस्ट मुझे सेंटीमीटर। रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर था, और इससे कितने डिस्टेंस में हमने फाइंड करना था? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और चार्ज कितना था? 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम। अच्छा जी, तो इसको आपने कैसे सॉल्व किया, कोई बताएगा? वैल्यूज क्या क्या पुट की? नाइन इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -6 जी, और आर स्क्वायर क्या है? डिवाइड बाय 3 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। 3 इंटू 10, यहीं पे आपने मिस्टेक करनी है सर 5 होगा। के क्यू ओवर आर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को ना जब वो फार्मूला करवाया था ना, तो आपने E थ्री ग्रेटर से देन E, मजीद आगे बताया था या 3 आपने टोटल डिस्टेंस बताया था? मैंने आपको कहा था सरफेस रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और सरफेस है P पॉइंट जो 3 सेंटीमीटर है, यहां पर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, अच्छा ठीक है? सरफेस से मुझे लगा कि आपने रेडियस बताया था, फिर ठीक है, फिर 5 लेंगे, फिर 5 लेंगे। आर है ना, आर, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैं समझाना था। आर हमेशा सेंटर से मेजर करना है। सर कोई चार्ज है, कोई स्फीयर है, कोई भी है, उसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है? लेकिन सर चार्जेस तो सरफेस पे है ना, बेल्ट से ये जो भी स्फीयर है, जी, तो हम इस 2 सेंटीमीटर को कंसीडर क्यों कर रहे हैं? जो स्फीयर है, जिस ऑब्जेक्ट पे जो डिस्टेंस होता है ना आर, वो हमेशा चार्ज के सेंटर से लेकर, ठीक है, या उस पॉइंट तक हम मेजर करते हैं। सर उसकी वजह ये होती है कि वो पॉइंट चार्जेस होते हैं सर। पॉइंट चार्ज, हाँ जी। और अगर एक बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कहां पर, पहले वो डिस्टेंस है, उसके बाद वो डिस्टेंस है जहां पर आपने चार्ज को मेजर, पोटेंशियल को मेजर करना है। इस वजह से आप सेंटर से यहां तक का टोटल डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है? इसको सॉल्व सर कर लें। लेकिन सर हम ऑब्जेक्ट का सेंटर इसलिए देते हैं कि वो पॉइंट चार्जेस होते हैं, क्योंकि हम अस्यूम करते हैं उनका चार्ज उस पॉइंट पे है। लेकिन सर इस केस में उसके सेंटर में चार्ज है ही नहीं सर, चार्जेस तो उसके आउटसाइड पे हैं, सरफेस पे है चार्जेस तो सर हम फिर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर क्यों नहीं लेंगे जहाँ से चार्जेस है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर जो अंदर वाली जगह है वहां तो कोई चार्ज है ही नहीं सर, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कॉज कर रहा। बात सुने, असल में जो भी डिस्टेंस होता है ना हमारा आर का, वो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो या चार्ज के सेंटर से होता है, या जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ऑब्जेक्ट पे तो मेजर हो, वो ऑब्जेक्ट पे तो आ रहा है ना जिस पे चार्ज है, ठीक है? उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर हमें यहाँ तक डिस्कस इसको ना मेजर करना होता है, इसके डिस्टेंस को, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे नहीं, ये वो ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज मौजूद है, बेशक इसके स्फीयर पे है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से चार्ज इसके स्फीयर पे मौजूद है, यानी ये कंडक्टर इंक्लूड है। फर्दर आगे जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में हमने चार्ज को मेजर करना है, ठीक है सर। अच्छा अगर वो आपसे यहाँ पे कहते ना एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर आप चार्ज बताएं, ठीक है, सरफेस के लिए डिस्टेंस आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर लेंगे, एक चीज ये भी याद रखिए, ठीक है? इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आया था इसका? ये आएगा 90 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये होगा -4, ऊपर चला जाएगा 7, सर 3.6 into 10 raised to power
ठीक है, फिफ्टी 3.6 × 10⁻7 आता है सर, 10⁻7। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। सर ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर दें सर। ये वाला, इसमें एक ऑब्जेक्ट था, ये थी ना, एक स्फीयर था, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी। एक मिनट ठहरिएगा, मुझे इसके स्टेटमेंट देखने में। बच्चे ये इसकी स्टेटमेंट में लिखवाई थी, एक बार मुझे बताएंगे जरा। सर यहाँ पे ई और वी को फाइंड करना है सर, मिड में क्रॉस लगा के आपने डॉट लगाया हुआ था मिड में। सर डायगोनल बना के तो बीच मिड पे हमने करना था फाइंड। एक मिनट ठहरिएगा, मैं देख लूं ये एमसीक्यू है कौन सा। सर ये क्वेश्चन 1 में आपने पी पे निकाली है कि सरफेस पे? जी सर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, पी निकाली है? क्वेश्चन नंबर 1 में यस सर। ये वाला जो था, नहीं इसमें तो सर, बच्चे इसमें नीचे पी पॉइंट पर है। आप क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हो, 4 की बात कर रहे हो? सर फोर्थ। हाँ जी, फोर्थ में पी पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, सरफेस का सर मैंने बताया था, अगर सरफेस पे फाइंड करने का वो कह देते हैं तो सरफेस के लिए सर उसका जो रेडियस है ना वही आएगा, डिस्टेंस। सर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर v 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा? यार एक मिनट ठहरे, मुझे इसकी स्टेटमेंट ढूंढ लेने दें। इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखवाई थी आप लोगों को कोई? सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है सर, डायगोनल में आप मिड में डॉट लगा दें सर, यही लिखा हुआ है। सर कोई स्टेटमेंट ऐसा सच नहीं थी सर, बस यही था जैसे आपने ड्रॉ किया सर, वो था उसके में पॉइंट था वाले फॉर्मूला से सॉल्व होगा ना कि सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो v सेम होगा और जिसकी वजह से e 0 हो जाएगा। अच्छा, ये था 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, उनको कॉर्नर पर रखा गया है। Which statement about the value of electric field strength and potential at point in the middle of scale is true? इसमें सर अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं सर, फिर ई तो 0 होगी, और सर वी वही होता है जो सरफेस पे होता है और मिड में होता है सर, फिर वी नॉट 0 सर, नॉट 0 और ऐसे। ये था, ये डायगोनल से। ठीक है, इस एक्स पॉइंट को बताता बी और ई क्या होगा, यही था ना क्वेश्चन? जी सर। यही था। हाँ यही वाला ही था। हाँ जी, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये मुझसे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था जल्दी बताइए मुझे, इसमें क्या प्रॉब्लम आपको फील हुई है? नहीं सर ये तो मैं समझ आ गया सर, अगर ये जो राइट वाले जो प्लस क्यू अगर इनको चेंज कर दें माइनस क्यू से, ये जो राइट पे 2 है इनको अगर हम माइनस क्यू पे कर दें तो ई और वी पे क्या फर्क पड़ेगा सर? ये वाले अगर माइनस कर दें सर कोई भी 2 को कर दे माइनस, लाइक जो राइट पे इन दोनों को माइनस फिर आपका पोटेंशियल सेंटर पे 0 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, पोटेंशियल स्केलर। और सर ई जो होगा ई भी 0 होगा सर? ई 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव कर देते हो तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो डायगोनल पे सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ई 0 नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सर। इस केस में E0 है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल जोन बन जाना है, न्यूट्रल जोन बनेगा वहां पे E0 होगी, लेकिन
पोटेंशियल इसलिए जीरो नहीं होगा कि हमें इस पॉइंट से अगर किसी चार्ज को, ये पॉइंट यानी एक्स पॉइंट इंफिनिटी हो जाएगा जहाँ पे फील्ड कोई नहीं है, तो यहाँ से किसी भी चार्ज को अगर हमें मूव करवाना है तो उसको उस पर वर्क डन हमें करना पड़ेगा इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक ले जाने के लिए। इस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो नहीं होगा पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव के केस में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है सर हम इसको क्लोज पाथ कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन। इसमें बच्चे, इसमें आपने क्लोज पाथ को नहीं देखा, इसमें आपने सिर्फ कॉर्नर्स को देख के सिर्फ ये समझना है कि पोटेंशियल और फील्ड स्ट्रेंथ का कांसेप्ट क्लियर करना है बस। क्लोज पाथ में अगर आप चार्ट को फाइंड करने लग पड़ेंगे ना तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो कंपोनेंट्स के साथ सॉल्व होता है सर, तो कंपोनेंट्स के साथ वो आपके कोर्स में नहीं है सर, अगर आप इसको सॉल्व करने पे आते हैं। जी सर ये आप करनी बच्चों से कह सकते हैं कि चीखा कम करे सर, ये जब क्वेश्चंस पूछते हैं रैटिक हो जाते हैं, पागलों की तरह चीखना लग जाते हैं और बिल्कुल रैटिकनेस होती है। इब्राहिम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर इस्लामाबाद से। जब पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान में नेचर नहीं समझते? सर नेचर की बात ही नहीं है सर, सब लोगों ने हेडफोन्स पहने हुए थे, बहुत ही डिस्टर्बेंस होती है। हम 4 घंटों की क्लासें लेते हैं, इन्हीं की चीजों को पूरा दिन सुन रहे होते हैं। आपके नहीं, ये जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। जी असल में ना क्वेश्चनिंग ये चीज मुझे भी फील होती है कई दफा। कई तो मैंने एक दफा मुझे बात भी की थी कि कोई मुझे ऐसा लगता है मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे डांट रहे हैं, सर आप हमारे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं देते। मुझे भी ऐसे फील होता है, लेकिन असल में ना बात सिर्फ ये होती है कि चूंकि क्लास ऑनलाइन है, ठीक है, बच्चा बेशक रिपीटर है या फ्रेश है, दोनों एक जैसे हैं इस वक्त। दोनों को ये जब ये यहाँ पे कोई चीज डिस्कस होती है ना, उनके ज़हन में पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में अब वो पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हैं, उनके बाद पॉइंट्स क्लियर करने के लिए 2 रिसोर्सेज हैं, एक मैं हूँ और एक है गूगल, ठीक है। मैं एक सिंपल रिसोर्स हूँ कि जो आसान रिसोर्स में से वो क्वेश्चन करेंगे और मुझसे उसका आंसर लेंगे। अब जी ये है सर, कि इस तरह से मैं भी आपसे होता है, सवाल पूछता हूँ सर, लेकिन बच्चे को ये पता होता है कि मैं क्वेश्चन बहुत सारे आने हैं, तो कोशिश है कि सर पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दे। इस वजह से ना वो उस क्यूरियोसिटी में बच्चा जो है ना वो जरा इमोशनल होता है, उसकी आवाज ज्यादा निकलती है, उसे लगता है शोर हो रहा है, मतलब आप ये कह लें साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है ना, ये रीजन है। अच्छा जी, चलें जी, अब हम आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन नहीं है इसमें। 1 का बता दे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आपको प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट चार्ज है, P1 से P2 पर आया है। बच्चे ये तो आसान सा ही है, ये पॉइंट P1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आ गया पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल पॉइंट P2 है, पोटेंशियल V2 है। वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन होता है W = Q डेल्टा V, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना तो वर्क डन जो होगा फाइनल Q डेल्टा V होता है ना, तो Q देखें, यहाँ पर Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, माइनस Q V2 फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल पे पोटेंशियल V1 है और इलेक्ट्रॉन वही है माइनस Q, ठीक है। तो ये माइनस Q V2 माइनस माइनस प्लस Q V1, तो Q कॉमन आ जाएगा, तो इसे V1 माइनस V2 लिख लें। इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम, क्या ऐसे क्या प्रॉब्लम थी? अब क्लियर है? सर मेरा पिछले क्वेश्चन से क्वेश्चन था, प्लीज बता दें वो। ये बताइए क्लियर है? जी सर। असल में आप लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी, आप लोगों ने यहाँ माइनस का साइन लगाया होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो माइनस का साइन दोनों जगहों पे लगाया है, या एक जगह पे लगाया होगा या दोनों पे नहीं लगाया होगा, इस वजह से आपको मेरा ख्याल है कंफ्यूजन हुई है, ऐसे ही है ना? हाँ जी सर। चलें ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गई, अच्छी बात है। हाँ जी, और क्या क्वेश्चन था? सर पिछले क्वेश्चन में जो था उन्होंने पूछा था कि अगर हम डायगोनल से या फिर किसी 2 साइड्स पे नेगेटिव चार्ज करते हैं तो जो सेंट्रल पॉइंट होगा वहाँ पे V0 होगा, E की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे? E की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, E की वैल्यू फाइंड करेंगे ना KQ और R² से। असल में इसका मैग्नीट्यूड जो है ना उसकी डायरेक्शन के साथ आप फाइंड करेंगे, KQ और R² दोनों में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उस लिहाज से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे।
सेंटर से उसका डिस्टेंस डायगोनल का कितना है, ठीक है, एक तो सेंटर से उसका डायगोनल कितना है। असल में ये जो है ना उसका जो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होगी, प्लस क्यू चार्ज है ना ये इसकी फील्ड है, ठीक है, ये इसकी ई है, यहाँ से फील्ड ये वाली है, ठीक है, जो यहाँ पे चार्ज है उसकी फील्ड लाइन इस तरफ है पॉजिटिव, और जो यहाँ पे चार्ज है उसकी फील्ड लाइन इस तरफ है। अब ये फील्ड लाइन, हर फील्ड लाइन एक एंगल बना रही है। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले फील्ड लाइन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स आप उसमें कैंसिल होंगे, ठीक है, इसमें एक ये वाला मैं कहता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शायद इसमें कैंसिल होंगे सारे, sin थीटा वाले रह जाएंगे, एंड पे उनको ऐड करके फिर q का फार्मूला, वो e का जो फार्मूला वो बनेगा, उसमें वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। यानी ये कंपोनेंट से सॉल्व होना है, ठीक है। अगर हम अपोजिट प्लेट्स वाले फॉर्मूला से सॉल्व करें, E = सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये नेगेटिव चार्ज ही है ना कि एक साइड पॉजिटिवली है तो एक नेगेटिव हो जाएगी, वो वाला फॉर्मूला नहीं हम यहाँ पे यूज कर सकते के लिए? वो ये तो स्केयर है सर वो साइड पे है ना, स्केयर में पड़े हैं ना, स्केयर की किस साइड पे पड़े हैं, स्केयर की 6 साइड्स हैं, ठीक है ना, 4 साइड्स कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे जी, हम यहाँ पे 4 साइड्स ही कंसीडर कर रहे हैं ना। हाँ जी, एक फेस कंसीडर कर रहे हैं आप, हाँ जी, तो अगर 2 साइड्स पे पॉजिटिव आ जाए 2 साइड पे नेगेटिव आ जाए तो हम वो अपोजिट प्लेट्स वाला फॉर्मूला नहीं यहाँ पे यूज कर सकते? नहीं अपोजिट प्लेट कैसे करेंगे, नहीं वो नहीं होगा। ओके, प्लेट्स बेसिकली वो आइसोलेटेड होती है ना, सेपरेट प्लेट्स होती हैं, ये तो सारी अगर ये प्लेट्स होंगी या कंडक्टर फॉर एग्जांपल ये प्लेट करेंगे, ये तो आपस में जुड़ी हुई है सारी प्लेट्स, जब जुड़ती है ना कंडक्टिंग प्लेट्स या मेटालिक प्लेट्स तो उनमें करंट चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, इसका मैग्नीट्यूड वो तो एक कंपोनेंट से होना है ना, वो तो बहुत डिफरेंट चीज है आपके पीएमसी के अकॉर्डिंग, उसमें है ही नहीं। तो ये याद रख लेंगे, अगर फाइंड करना पड़े तो उसमें मेन चीज होगी उसका कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बता दें जी सर, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कहते हैं कि फील्ड आउटवर्ड होगी। सर अगर इसी को हम सर्कुलर में देखें सर, फिर ये डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी? सर्कुलर में कैसे मतलब? सर जो किप्स की बुक है ना, उस पे एक क्वेश्चन बना हुआ है सर, उनमें ऑप्शंस है कि सर्कल्स बनाए हुए हैं और उससे पूछा हुआ है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी। सर मतलब एक में एरो नीचे की तरफ है और एक में ऊपर की तरफ है एरो का हेड। सर आप ये बता दें। बच्चे इस तरह मैं आपको नहीं बता सकता, वो शेप फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इससे मुझे बता सकती हैं कैसे था? यस सर, सर इसमें बस आप एरो लगा दें नीचे की तरफ सर, इसमें यहाँ से नीचे की तरफ लगा दूं ऐसे? नो सर, सर आप राइट या लेफ्ट से कहीं से भी लगा दें, नीचे से नहीं। यहाँ से? यस सर। इस तरह लगाऊं एरो या किस तरफ लगाऊं? नो सर, जैसे डायरेक्शन को शो करने के लिए छोटा सा सिर्फ हेड बना दें। नहीं सर, सर मतलब कि ना ये लाइन ना लगाए ना, ये मतलब सिर्फ डायरेक्शन को शो करे। एरो हेड लगाएं। यस सर। आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं देख के बता दूंगा, ऐसा वो टाइम लगना है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। जी सर ठीक है सर, ठीक है पढ़ा लेंगे। अगर तो आप ये कहना सर्कल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड क्या होगी? इसकी फील्ड सर्कल की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये चीजें याद रख लीजिएगा, मुझे था शायद ये वाला पॉइंट है, वो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, इस तरह मुझे समझ नहीं आनी, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर, और आज इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर हमारा खत्म होगा, और अब एंड पे मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चनिंग का। जी कैपेसिटर की बेसिक सी चीजें हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, ठीक है, इक्वल साइज है, इक्वल लेंथ है, इक्वल विड्थ है, बिल्कुल एक जैसी प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है, एक प्लेट को मैंने नेगेटिव के साथ जोड़ा, ठीक है, जो पॉजिटिव के साथ जोड़ा है वो पॉजिटिव प्लेट, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। चार्ज हमेशा इनसाइड दी, जो इनसाइड वाली सरफेस होती है ना उस पे रिजाइड करता है, और इनसाइड सरफेस जो है वो हम कंसीडर करते हैं कैपेसिटर के लिए, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज आ जाएगा,
तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, ठीक है, इतनी करीब है कि फील्ड लाइन जो है ना ये बेसिकली यहाँ पर यूनिफॉर्म होती है। और जो कैपेसिटर है वो बेसिकली चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करने का उसका पर्पस होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इन लाइन में बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद होती है। हम अगर बात करें चार्ज का और पोटेंशियल वोल्टेज, इनका जो रिलेशन देखें ये V है, ठीक है, तो चार्ज और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना पुश ज्यादा मिलेगा चार्जेस को, उतना ज्यादा चार्जेस मूव करके सरफेस पे ज्यादा रिजाइड करेंगे। तो Q is equal to CV, C is the capacitance and it is also called proportionality constant। जैसा कि मैंने आपको बताया proportionality constant जो है वो इक्वेशन के पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये Q और V दोनों पे डिपेंड नहीं करता। आप V को 2 टाइम इंक्रीज करेंगे, Q भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, C कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। दोनों अगर वेरी कर रहे हैं Q और V दोनों अगर वेरी करेंगे तो C दोनों की वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करता। C बेसिकली कहलाता है कैपेसिटेंस, ठीक है, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है फैराड। अच्छा, ये है पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर B, ठीक है। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने इसको प्रूव भी किया, इसको पढ़ भी चुके हैं, A एप्सिलॉन नॉट ओवर B। इसका मतलब है C जो है वो एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है, प्लेट का एरिया, वो एरिया सरफेस एरिया, बेसिकली ये प्लेट है ना, इस प्लेट की ये सरफेस जिस पर चार्ज ने आके डिस्ट्रीब्यूट होना है उसका सरफेस एरिया जो ये A है, ठीक है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीडियम के, मतलब मैं मीडियम लिख रहा हूँ कि जैसे कोई आप मीडियम रखेंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप अगर रखेंगे। और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस के, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, चार्ज जितना स्ट्रांगली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, बाउंड रहेगा ना, इसका मतलब कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा है। तो जितने इनको करीब लेकर आएंगे, जितने जैसे करीब आते जाएंगे, इसका मतलब है चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होगा, फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना, हर एक पॉइंट चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहेगी, स्ट्रांग होगी, चार्ज बहुत स्ट्रांगली बाउंड रहेगा, जिसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। एक ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कैपेसिटेंस का। पैरेलल प्लेट के लिए ये है, ये उस केस में है अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ नहीं रखा। अगर कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम रख दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये मतलब इस सरफेस पे होता है, मैंने यहाँ बनाया था कि जगह बने, ये पॉजिटिव इसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस का जितना एरिया इसके सामने होगा ना, उतने एरिया पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे चार्ज जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से तो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। जैसे मैंने बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इस केस में डिक्रीज करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल जो है वो भी डिक्रीज करेगा। एक फार्मूला होता है E is equal to V/D, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला, ठीक है, वो डेल्टा V पर डेल्टा D माइनस के साथ है। तो E और V दोनों कम होंगे तो इसका मतलब है C जो है वो ज्यादा होगा। इस केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी और इस केस में कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। ये एप्सिलॉन है इसकी परमिटिविटी, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की है यानी एयर भी है, लेकिन अगर आप साथ की और मटेरियल रखते हैं तो उसकी परमिटिविटी जो है उस पर ये कैपेसिटेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। इसका मतलब जैसे कोई मटेरियल हम रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो उस मटेरियल की वजह से, रखने की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा चार्ज सरफेसेस पर आ जाएगा।
उसके बाद है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखें ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस की जो प्लेट्स है ना इनके दरमियान में इनकी जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से देखेगा, ये सरफेसेस हैं दो, ठीक है, कैपेसिटर की इसके साथ बैटरी के साथ अटैच किया हमने। ये पहले चार्ज को पुश करेंगे, चार्ज यहाँ पे आके रिजाइड होगा, ठीक है। इस चार्ज ये चार्ज यहाँ पे इसलिए रिजाइड हुआ है कि इस बैटरी का पर्पस होता है पुश करना, ठीक है। बैटरी को पुश करेंगे, चार्ज यहाँ पे रिजाइड होगा, अगले को पुश करेंगे, अगला आगे रिजाइड होगा, इस तरह चार्जेस रिजाइड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये होती है कंजर्वेटिव फोर्स, इस वजह से इन चार्जेस के पास जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी इन चार्जेस पे जो वर्क डन होता है उसकी वजह से इनके पास आती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट में 0 थी जब ये अभी बैटरी अटैच नहीं की थी, उसके बाद W=QV, ठीक है। मैक्स ये मिनिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी, इनकी एवरेज फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा QV/2, ठीक है। हमने फार्मूला पढ़ा है Q=CV, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखते हैं, इसमें मैं आपको एक एमसीक्यू करवाऊंगा, उसके साथ आपको इस फार्मूले की सेंस क्लियर हो जाएगी। Q=CV, एक दफा इसमें पुट कर लें तो एनर्जी जो है वो आ जाएगी Q=CV, पुट करें CV²/2 या हाफ CV², ठीक है। जब हमने Q=CV इसमें पुट किया, एक दफा V की वैल्यू इसमें पुट कर लें, V=Q/C, तो ये आ जाएगा Q²/2C, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, ये आगे 3 बेसिक इसके फार्मूलाज हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के, ठीक है। इसमें आपको एक एमसीक्यू करवाता हूं, उससे आपको बात क्लियर होगी। अगर वोल्टेज जो है वो 2 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है, देन एनर्जी जो है वो कितने टाइम इंक्रीज करेगी? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, ई ही रहेगी, डज नॉट डिपेंड ऑन, ई भी पर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है। तो ये मैं खुद ही करवाऊंगा आपको सॉल्व। देखिए जब वोल्टेज 2 टाइम इंक्रीज करेगा ना, अब यहाँ पर 2 पुट करें, ठीक है, 2 यहाँ पर पुट किया तो ये हो जाएगा 2QV/2। अमूमन आप लोगों ने ध्यान में पहला क्वेश्चन ये है 2 टाइम इंक्रीज होगी। हमने एक रिलेशन ये पढ़ा है Q और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर V 2 टाइम इंक्रीज हुआ तो Q भी 2 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 2 2s are 4, तो एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। यहां से देखें कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, वोल्टेज अगर 2 टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है, जब वोल्टेज 2 टाइम इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम इंक्रीज होगी, ठीक है। इस पर आ जाए, वोल्टेज अगर 2 टाइम इंक्रीज होता है तो चार्ज भी 2 टाइम इंक्रीज होगा, तो 2 का स्क्वायर अगेन 4 आएगा, तो इसका मतलब है एनर्जी जो है वो 4E के इक्वल आएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने लाजमी याद रखना है। कैपेसिटेंस के ना 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले अगर दोनों वेरी कर रही हैं, ये दोनों की वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करती, C जो है वो Q और V दोनों पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर एक चीज आप कांस्टेंट कर देते हो, आप कहते हो चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ज कांस्टेंट का मतलब ये है कि बैटरी आप उतार देते हैं, ठीक है। अगर हम बैटरी उतार देते हैं तो जितना चार्ज है वो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ठीक है। ये इस तरह कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखें, मैंने बैटरी नहीं लगाई हुई, मैं यूं कह सकता हूं कि इस केस में चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। तो C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, V डिक्रीज करेगा तो C इंक्रीज करेगा। यहां से समझो,
जब बैटरी टेस्ट नहीं की, ठीक है, तो इसका मतलब है जितना चार्ज उसने हमें पहले प्रोवाइड कर दिया उतना चार्ज ही इस पे रहेगा, ठीक है। Q कांस्टेंट है। अब हम कहेंगे C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो जैसे इसको रखेंगे E कम होगी, स्ट्रेंथ पोटेंशियल कम होगा, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल कम होगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप बैटरी लगा देते हो फिर चार्ज जो है बैटरी उसको फ्लो करवाएगी, E आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने ये चीज याद रखनी है कि Q/V एक चीज अगर कांस्टेंट करोगे तो दूसरी चीज जो है वो वेरी करेगी इस फॉर्मूला में। दोनों को अगर आप वेरी करते हो इस केस में बैटरी भी है, चार्ज भी आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस Q और V दोनों पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन इनमें से कोई एक फैक्टर आप कांस्टेंट रखोगे दूसरे के साथ इसका डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कैपेसिटर के, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और उसके अलावा अगर बैटरी हमने अटैच नहीं की हुई तो E, V और C में क्या चेंजेस आती हैं, ये कुछ चीजें हैं कैपेसिटर में। इसके अलावा आगे कॉम्बिनेशन वगैरह आपके कोर्स में नहीं है कैपेसिटर के, इसे एप्सिलॉन अकेला लिख लें परमिटिविटी को, ठीक है, या ये लिख लें एप्सिलॉन R जो है ये होगा C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ये मीडियम है, ये C वैक्यूम, ठीक है, इस तरह कर दीजिएगा। अब यहां से आपको ये फॉर्मूला सिंपल है, ये आपने याद रखने एज इट इज। इसमें आपको अगर कोई एक परमिटिविटी दी है या एक कैपेसिटेंस दी है तो दूसरे को आप इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने चीजों को फाइंड करना है, और इसमें ऐसे कैपेसिटर में यही चीजें थी मेनली जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। और सही है। उसके अलावा कुछ ग्राफ है इनके, अब मैं आपको थोड़ा ये बताऊंगा ग्राफ से रेलेवेंट क्वेश्चन, इसके स्लोप और एरिया अंडर कर्व, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, चार्ज और वोल्टेज का, ठीक है। इसकी जो स्लोप है Q/V वो हमें बताएगी कैपेसिटेंस, ठीक है। स्लोप आपको ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो एरिया अंडर कर्व है ये आपको 1/2 QV, ये आपको एनर्जी स्टोर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका एंगल थीटा है 1, एक ये है, इसका एंगल है थीटा 2। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का भी आ जाता है तो आप ये बताएं इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसके मुझे ऑप्शन बताएं क्या होगा, C1 ग्रेटर देन C2, C1 लेस देन C2। इसके ऑप्शन में कोई आंसर आप लोगों ने मुझे देना है, हैंड रेज करें जिसको इसके आंसर का पता है। तीनों में से एक ऑप्शन है। सर इसमें C2 ग्रेटर होगा C1 से, ठीक है। और सर ये आप एनर्जी की जो आपने इक्वेशंस बनवाई हैं CV²/2 और Q²/2C, ये सर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? मैं कर देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। जी क्या आंसर है इसका?
सर C2 greater than C1, C2 greater than C1, तो ऑप्शन बनेगा 4 बीटा। ठीक है, यानी कि जो स्लोप है वो tan थीटा के इक्वल होती है, एंगल जितना ज्यादा होगा स्लोप उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस तरह कर दूं, इसको v कर दूं, इसको q कर दूं, आप बताएंगे किसकी स्लोप ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा होगी? अगर मैंने इस ग्राफ को ये बताएंगे, अगर मैं ग्राफ को v और q कर दूं, सर फिर C1 की ज्यादा होगी। इस तरफ से हम चेक करेंगे। C1 greater than C2 होगा, C1 greater than C2। तो इस केस में C1 greater than C2 हो जाएगा। शाबाश। सर वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले ग्राफ आप करवाएंगे? हाँ जी हाँ जी। सर ये रिपीट कर दें। क्या चीज? एनर्जी का एक बच्चे ने पूछा था, मैं बताता हूँ। जब भी फोर्स लगेगी इनके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, वोल्टेज से पहले एनर्जी 0 थी, जब बैटरी लगाई तो जो एनर्जी इनके पास आई वो QB है, W = QB, V = W/Q वाले पोटेंशियल वाले फार्मूले से मैंने बताया है QB। ठीक है, मिनिमम एनर्जी 0, मैक्सिमम एनर्जी QB, तो दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे तो ये आएगा QB/2। ये एवरेज एनर्जी जो है QB/2 है। अब लेकिन Q = CV है, अगर आप Q यहाँ पर CV करें तो CV और AB CV के साथ 2 आ जाएगा। और अगर इसी फॉर्मूले में आप करते हैं V/2/C, जब मैं ये कहता हूं कि जब आपने Q = CV पुट किया तो ये फॉर्मूला आएगा, जब आपने V = 2/C पुट किया तो ये फॉर्मूला आएगा। इस तरह का फॉर्मूला। ठीक है, स्लोप है और इनसे रिलेटेड भी चीजें सारी, मतलब जो बेसिक पॉइंट्स हैं सारे आपको पता लगा दिए हैं। बाकी आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो करेंगे आप लोग यूट्यूब से, इसके कॉम्बिनेशन आपको चेंज नहीं है और कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है, वो चीज नहीं है आपको कोर्स में। उसके बाद आप चार्जिंग और डिस्चार्ज उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। वो इक्वेशन का तो मैंने की उसकी फॉर्मूला उसके ग्राफ डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसमें आपने क्लियर करनी है कि आपको जो चार्ज में R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम इसका यूनिट होता है। जो फर्स्ट होता है उसमें देखेंगे ये वाली वैल्यू 0.663 क्यू नॉट, ये वो वैल्यू है जो इसका पहला टाइम कांस्टेंट है, इसको मैं T1 लिख रहा हूं।
टाइम कांस्टेंट वो टाइम जिसमें जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज कंप्लीट करता है, वो टाइम का फर्स्ट टाइम कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन फर्स्ट टर्म में उसने टाइम कांस्टेंट इस टाइम में अचीव किया और सेकंड टर्म में उसने इस टाइम में अचीव किया। इसका मतलब है कि एक टर्म में हमें शो हुआ जाता है कि टाइम कांस्टेंट जल्दी अचीव किया है। इसका मतलब है इस केस में आर सी की वैल्यू से और का मतलब है वो जल्दी चार्जिंग होगी और जल्दी उसकी चार्जिंग होगी। ठीक है, जल्दी वो चार्जिंग करेगा और तो और चार्ज करेगा। और दूसरी है तो इस टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि इस पर ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर सी की वैल्यू जो है वो इस केस के साथ है कि वो अगर देर से चार्जिंग करता है तो इससे आएगी देर से चाहिए। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट में की वैल्यू जो है ये आपको याद रखिएगा। अच्छा, चलो ये टेस्ट करते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में आप उसके पासवर्ड देखें, वो डेफिनेशन पासवर्ड में जो ग्राफ बनते हैं, ये ग्राफ किसके दरमियान बनते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ जब पूछ सकते हैं चार्जिंग का जो ग्राफ है उसके फाइनेंशियल एक्स एक्सिस पे कौन से बनती है, इस तरह के सिंपल चीज वो पूछ लेते हैं। क्योंकि इस तरह की जो पॉइंट्स होते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट हमें उन चीजों की बहुत से देते हैं। इस वजह से जो ग्राफ जो भी बनता है अब हमने देखना है ग्राफ किस क्वांटिटी का देगा। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे आपका क्या होगा टाइम कांस्टेंट इसके थ्रू होगा जो आपको इस तरह करके नजर आ रहा है। मुझे बताया तो ये नजर आ रहा है आपको। स्टूडेंट आपको मेरी बात आ रही है, ये सारा थोड़ा बहुत क्लियर नजर आ रहा है। बोले मैंने आपको अनम्यूट किया है। एमडी कैट क्लास आपको मेरी बात आ रही है यार। अनम्यूट में आप सबको बोले बताएगा कि बात आ रही है स्क्रीन के लिए आ रही है कि नहीं, आवाज और स्क्रीन बताएगा। मुझे मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोले जरा
यस सर आ रही है आवाज भी आ रही है जी सर ये चार्जिंग स्टार्टिंग में समझ आ रहा है आपको सर डिस्चार्जिंग नहीं है डिस्चार्जिंग यस ठीक है चलिए ठीक है ये वाली जो लाइन है ठीक है ये लाइन बाद में लेते हैं इसका मतलब है कि ये पूरी तौर पर इसका स्टार्टिंग टाइम जो ज्यादा है इसका मतलब है इसमें आरसी की वैल्यू जो है वो लार्ज हो ये मैंने उसके ऊपर जोड़ आरसी की वैल्यू जितनी ज्यादा ठीक है इतनी जल्दी ये डिस्चार्ज हो ठीक है जितनी आरसी की वैल्यू स्मॉल होगी उतनी जल्दी उसकी स्पीड डिस्चार्ज होगी और इसी तरह ये है आरसी की वैल्यू जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही वो देर से डिस्चार्ज होगा ठीक है ये एक डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के इसके दो ग्राफ्स हैं और उनके तरफ से टाइम कांस्टेंट है एक बात याद रखिएगा कि एक कैपेसिटर को पूरी तौर पर चार्ज होने के लिए चार्ज होने के लिए एक फिनिट टाइम चाहिए होगा ठीक है यानी आपने पूरी चार्जिंग जो 100% चार्जिंग है उसको फिनिट टाइम बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा उसके रीजन ये है फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है ठीक है आगे चार्ज हो टाइम कांस्टेंट चेंजिंग होता है मतलब हो जाता है यहाँ से पहला वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे जाकर के वोल्टेज दूसरा चार्ज आएगा ये दूसरा चार्ज का रिजोल्यूशन देगा लेकिन अगर आपके अंदर इजीली यहाँ पे डिस्पोज हो जाएगा इसी तरह तीसरा चार्ज आएगा आप दो वोल्टेज होंगे लेकिन तीसरा चार्ज आने वाला नंबर वोल्टेज चौथा नंबर 100 आते हैं जैसे जैसे जितना जितना चार्ज यहाँ पे वोल्टेज होता जाएगा ये चार्ज आने वाले चार्जेस को रिपेल करना शुरू करेगा और जितने ज्यादा चार्जेस यहाँ पर रिपेल होंगे आने वाले चार्जेस को इतनी ज्यादा रिजल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आने वाले चार्ज को जितनी ज्यादा रिजल्यूशन आएगी उसको डिपॉजिट करने के लिए उतना ज्यादा लगेगा ठीक है इस वजह से टाइम कांस्टेंट है तो फुली डिस्चार्ज होने में तो टाइम ज्यादा लगेगा ठीक है सर सेम क्वेश्चन एक बार ऐसा आ जाएगा जब ये फुली चार्ज इसकी चार्जिंग मैक्सिमम हो जाएगी इसकी कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो जाएगी ये आने वाले चार्जिंग में उतना रहेगा ठीक है कि वो चार्ज ज्यादा नहीं कर पाएंगे ठीक है तो उससे हम आप ये कह रहे हैं कि जो कहते हैं बैटरी पूरी चार्ज हो गई है बेसिकली ये होता है कि आने वाले चार्ज उनको जरूरत नहीं है वो इनकी फंक्शन उनके कैपेसिटेंस से आ जाता है ठीक है इस वजह से वो फर्दर आगे आप कोई आगे इस वजह से फुली चार्ज के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए ठीक है ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा जी कोई भी टाइम कांस्टेंट को हमारे आरसी से टाइम कांस्टेंट या टाइम और आरसी के वैल्यू याद रखनी है ये टाइम का जो यूनिट है वो क्या होता है सेकंड के टाइम में इसका भी नहीं पता है
जी बिल्कुल, ये आपका पूरा चैप्टर था, ये चैप्टर आपका इस वक्त कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। आप एक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आज की अगर आप पहला टाइम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट होगा वो सारे मल्टीपल होंगे। आप मल्टीपल से आप काम कर सकते हैं और टाइम कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ कर सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट 5 मिनट में ऐसा सवाल डिस्कस करना है। बैटरी को कनेक्ट करते हैं उसके रिलेशनशिप बता दें। क्या चीज? बैटरी से कनेक्ट करके रिलेशनशिप से उसके कैपेसिटी और चार्ज होगा। जो मैंने आपको बताया है बैटरी नहीं है, चार्ज कांस्टेंट है, इंक्रीज करेगी, वोल्टेज इंक्रीज करेगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। और अगर बैटरी आपने लगाई है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कांस्टेंट हो जाएगी, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा। इसी सारी बात मैंने आपने लिखी तो नहीं। सर ये चार्जिंग वाला है, दोबारा बता दें। सर बैटरी वाला के तो यूज कर सकते हैं इसको, बैटरी को नहीं बैटरी की एक्टिविटी होती है परमिटिविटी। इसका मतलब जो भी फील्ड लाइन है बैटरी सारी फील्ड लाइन पास होने चाहिए। बैटरी की फील्ड होती है उसका मतलब दो चार्ज के दरमियान बैटरी का सर आपने जो यहाँ ये जॉब बताया है कि जो टाइम से आपको ज्यादा लगेगा क्योंकि वो उसको रिपेल करेगा। सर ये तो चार्जिंग के केस क्या हो गया। अगर हम इस चार्जिंग के केस के देखना चाहते हैं तो वहाँ पे तो सर इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर रहे हैं चार्ज जल्दी नहीं चाहिए, सॉरी प्रोटॉन और द चार्ज है। उस ऑब्जेक्ट में इसका चार्ज यूटिलाइज करना है, ठीक है ना, वो भी डिस्चार्ज होगी। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो आर और सी दो किलोमीटर करता है। ओके सर ये आर और सी है क्या? आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। सर यूनिफॉर्म हो हमारे पास और ई और आर का रिलेशन होगा, सर वो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर वो कर्व बनेगी? सर अगर मतलब यूनिफॉर्म की तो सर तो प्लेट्स हैं उनमें फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। सर अगर यहाँ पे हम मतलब रिलेशनशिप है ई इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो सर ये मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आर स्क्वायर की वजह से इनवर्स प्रोपोर्शनल होने की वजह से आप जैसे वो पीवी में से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो ग्राफ है पीवी वाला जो है ना, ये वो ग्राफ है आपका ग्राफ आता है तो बस ठीक है। लेकिन अगर आप स्पीड को देखते हैं तो वो प्लेट के दरमियान दो प्लेट जो है ना वो डिस्टेंस डिस्टेंस कम होने की वजह से फील्ड लाइन लगाना वो अप्रोक्सीमेटली प्लेट होती है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म होती है इस वजह से। सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ जी स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। दो
सर अगर एक इंडक्टर से दो इलेक्ट्रॉन से मूव कर दिए जाए तो सर उसमें जो चार्ज होगा प्लस 3.2 प्लस जो पर माइनस 19 होगा या माइनस 3.5 होगा सर इलेक्ट्रॉन को जो मूव किया दो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज प्लस होगा सर ये प्लस कैसे होगा सर लेकिन एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आता है वो माइनस 0.5 होता है ना तो सर इस वजह से तो माइनस 3.5 नहीं आना चाहिए चार्ज आ जाए इसमें से दो इलेक्ट्रॉन ऐसा ही होगा यस यस दो इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज नेगेटिव अब ये कहते हैं नेगेटिव कोई चार्ज आता है चार्ज जरूरत है अगर नेगेटिव कोई जुड़ा जाता है यहाँ पर प्लस 2 ये चार्ज है वो कंडक्टर के ऊपर है नेगेटिव कोई चार्ज कंडक्टर से चला जाएगा टोटल चार्ज ठीक है आप ये कहेंगे ये तो पैसा आप ये कहना चाहिए चार्ज कंडक्टर पे आ रहा है वो वाला या जो कंडक्टर से ब्रेक में मूव कर रहे हैं वो वाला ठीक है सभी चार्ज होंगे कंडक्टर पे अच्छा इससे कोई स्टेटमेंट लिख दिया है स्टेटमेंट So two electrons are removed from a conductor. The charge on it is yes. So आंसर क्या है सर ये प्लस 3.2 प्लस माइनस 19 आपको क्या क्या सर हो गया सर वो मुझे लगता था कि नेगेटिव आएगा मैं इलेक्ट्रॉन की तरफ से देख रही थी कि मतलब से सर आपने तैयार करके फॉर्मूला बताया था वो अभी अभी करना है ई आर का सर वो कैपेसिटेंस मीडियम डिवाइडेड बाय वैक्यूम ठीक है ना आपको मीडियम आपको सी मीडियम आपको कहते हैं कि इसकी वैल्यू है और एक वैसे आपको उसके अंदर रखा हुआ है तो पैसे तो ठीक है अच्छा सर सीधे क्वेश्चन सब प्लीज लास्ट क्वेश्चन सर ये जो कैपेसिटर है ये डीसी को बेसिकली ब्लॉक करते हैं तो फिर चार्जिंग जब करते हैं तो हम डीसी क्यों करते हैं ये डीसी को ब्लॉक करना पास हेलो सर आवाज आ रही है ठीक है इस वजह से ठीक है उसके ये पहले समझ में ठीक है नो सर अच्छा ये ठीक है अब बताता है ऑप्शन ए है
ये नोट का ये आपकी असाइनमेंट है, कल इसको डिस्कस करेंगे परसों। परसों इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे यूनिट 5 थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है, और उसके साथ ये एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे आप देखिएगा, कैपेसिटर को मैंने ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, डीसी प्रोवाइड किया, डीसी एक दफा इसको चार्जिंग कर देगा इसकी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ चार्जिंग के बाद ना अब डिस्चार्जिंग हो, यहाँ पर मैं कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, उसके साथ इसको कनेक्ट करूंगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं होता ये कि ये जब तक डिस्चार्ज होता रहेगा ना, एनर्जी मिलती रहेगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलती रहेगी। डीसी का ये फायदा है, जब ये डिस्चार्जिंग खत्म होगी डीसी इसको फिर चार्ज करेगा। हम चाहते हैं पहले चार्जिंग हो, ठीक है, यानी पहले मुकम्मल ये चार्ज हो, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो, फिर चार्ज हो, हम इसे दोबारा चार्ज करें। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट ये है, इसका मतलब है कि वो पहले इतने साइकिल में इसको चार्जिंग देगा, फिर फौरी तौर पर ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये खुद ब खुद चार्जिंग और खुद ब खुद डिस्चार्जिंग इसकी शुरू हो जाएगी। सर कैपेसिटर तो डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो मुझे ये समझ आ गई आपकी जो आपने कहा, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, जब ये डीसी को ब्लॉक कर देगा उसके बावजूद ये चार्जिंग कैसे हो जाएगी? डीसी को ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है, डीसी को ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है, या एसी को पास करने का मतलब क्या होता है। देखें ये प्लेट्स है ना, अगर डीसी है ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, बात खत्म होगी, डीसी इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद ये जब मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएगा ना, फिर दोबारा डीसी इसको चार्ज करेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग चाहती हैं फिर आप एसी प्रोवाइड करेंगी, अगर आप चाहती हैं कि ये पहले मुकम्मल डिस्चार्ज हो फिर चार्ज हो, फिर आप डीसी अप्लाई करें। सर इसका आंसर क्या है राइट साइड पर? ये जो एमसीक्यू है आंसर मैं बता देता हूं, अल्फा ऑप्शन है इसका, इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा जी, ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यूअसली इसकी होती रहे, फिर आप इसको ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर देंगी। अगर आप चाहती हैं कि एक दफा चार्ज हो फिर मुकम्मल डिस्चार्ज होने के बाद ही चार्ज हो, फिर आप इसे डीसी अप्लाई करेंगी। डीसी बस सिर्फ इस प्लेट को पॉजिटिव करेगा, इसको नेगेटिव करेगा, ये चार्जिंग हो गई, आगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जाकर खत्म हो जाएगा चार्ज। एसी क्या करेगा, एसी इसको पहले इस प्लेट को पॉजिटिव करेगा, इसको नेगेटिव करेगा 0 से 180 तक, और ये वाला जो साइकिल है ना, इसमें ये वाली प्लेट को पॉजिटिव करेगा, इसको नेगेटिव करेगा, एसी ये काम करेगा। यानी दोनों प्लेट्स को बारी बारी वो चार्ज और डिस्चार्ज करेगा। इसे हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर है ना वो एसी को ब्लॉक नहीं करता, पास करने देता है। सर हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रही है? हाँ होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही है। ओके सर, ठीक है ना, ये एसी को ये नहीं कि यहाँ से पास करके यहाँ चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। पहले इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, और दूसरे साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसलिए आप कहते हो कि वो एसी को मूव करने देता है, ये मतलब। ठीक है, बाय हनी।